Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss on the topic methods of measuring price elasticity of demand. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। जनरली प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के 4 इंपॉर्टेंट मेथड्स अवेलेबल हैं। दीज मेथड्स आर फर्स्ट वन परसेंटेज मेथड, सेकेंड वन टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, थर्ड वन पॉइंट मेथड एंड द फोर्थ वन इज द आर्क मेथड। तो इन मेथड्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द परसेंटेज मेथड। क्या है ये परसेंटेज मेथड और किस तरीके से हम इसके थ्रू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं, ये हम यहां स्टडी करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं एक ग्राफ आपको बता दूं, पहले इसको स्टडी कर लेते हैं। यहां मैंने एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड को लिया है और वाई एक्सिस पर प्राइस को लिया है। ये जो डीडी कर्व है इट इज रिप्रेजेंटिंग द डिमांड कर्व, स्लोप इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। जब प्राइस, अब हम ये मानते हैं कि इनिशियली प्राइस ओपी था और उसके करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो ओक्यू थी। प्राइस ओपी से डिक्रीज हुआ और ओपी वन रह गया, क्वांटिटी ओक्यू से इंक्रीज होकर ओक्यू वन हो गई। इसका मतलब इनिशियल और ओरिजिनल प्राइस दैट इज इक्वल टू ओपी। इसे मैंने स्मॉल पी से डिनोट किया है। इनिशियल ऑब्लिक ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू ओक्यू, इसको मैंने स्मॉल क्यू से डिनोट किया है। आफ्टर अ चेंज न्यू प्राइस बिकम्स OP1, जिसे मैंने स्मॉल p1 से डिनोट किया है। एंड आफ्टर अ चेंज न्यू क्वांटिटी बिकम्स OQ1, जिसे मैंने Q1 से डिनोट किया है। ओके, अब हमने पीछे एक फॉर्मूला स्टडी किया था, दैट वाज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। दैट इज द फॉर्मूला जो हमने पहले भी स्टडी किया था। अब हम इसी फॉर्मूले के बेसिस पर इसको ड्राइव करेंगे। ड्राइव करने के लिए हम पहले देखेंगे कि परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमें परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट करना होता है तो परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज न्यू वैल्यू डिफरेंस ओरिजिनल वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। यहां हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, न्यू क्वांटिटी डिफरेंस ओरिजिनल क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। नाउ टॉक अबाउट परसेंटेज चेंज इन प्राइस, न्यू प्राइस डिफरेंस ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। तो इट इज क्लियर। नाउ कैंसिल 100 to 100, both are cancelled. New quantity is, that is Q1 and original quantity is Q, so it will be Q1 difference Q upon original quantity, that is Q. टोटल के अपॉन में न्यू प्राइस इज P1, original price P upon P, Q1 difference Q. This is the change in quantity demanded and it is denoted by delta Q upon Q upon P1 difference P. This is change in price and it is denoted by delta P upon P. The sign will be of negative. नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है और दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब एक वैल्यू तो पॉजिटिव होगी और दूसरी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसी वजह से यहां पर नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस किया गया है। क्लियर। नाउ सिंप्लीफाई द वैल्यूज। EP इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P। अब जो अपॉन में वैल्यूज हैं जब उनको ऊपर लेकर आएंगे तो वो रिवर्स हो जाएंगी और डेल्टा P अपॉन P किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, P अपॉन डेल्टा P में कन्वर्ट हो जाएगा। अब शिफ्ट कर दिया डेल्टा P को, अगर यहां शिफ्ट कर दूं और Q को यहां शिफ्ट कर दूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट वी विल गेट आवर फॉर्मूला EP इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। सो दिस इज द फॉर्मूला जिसके बेसिस पर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रॉपर्ली मेजर कर सकते हैं। यहां नेगेटिव साइन आया तो नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि जिन दो वेरिएबल्स को लेकर हम इस फॉर्मूले को स्टडी कर रहे हैं, क्या है वो दो वेरिएबल्स, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है या फिर इनवर्स रिलेशन होता है। इसका मतलब नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। पॉइंट इज क्लियर। नाउ अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करके ईपी की डिफरेंट वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो ईपी की हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी और उसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी की डिग्री क्या है, उसका नेचर क्या है। क्लियर। किस तरह से,
यहां देखिए इन द फर्स्ट, अगर ईपी की वैल्यू इनफाइनाइट आती है, वैल्यूज को पुटअप करने के बाद इफ यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ईपी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इट मींस इट विल बी परफेक्टली प्राइस इलास्टिक डिमांड. इफ द वैल्यू ऑफ ईपी इज इक्वल टू जीरो, जीरो के केस में कैसी वैल्यू होती है, इसका नेचर होता है परफेक्टली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड. अगर ईपी की वैल्यू एक से ज्यादा आती है 1.1, 1.2, 1.25, 1.3, 1.4, 1.8, 2, 2.5, 3, 3.5, एक से ज्यादा होनी चाहिए. अगर एक से ज्यादा है देन इट विल बी रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक डिमांड. अगर ईपी की वैल्यू एक से कम है 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.44, 0.32 एंड सो ऑन, देन इट विल बी रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड. और अगर ईपी की वैल्यू एग्जैक्टली 1 के इक्वल है देन इन दैट केस द प्राइस इलास्टिसिटी विल बी यूनिटरी प्राइस इलास्टिक डिमांड. तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले के हेल्प से नेचर ऑफ इलास्टिसिटी को प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड मेथड. सेकेंड मेथड इज पॉइंट मेथड, या हम इसको ज्योमेट्रिक मेथड का नाम भी देते हैं. तो क्या है ये पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड? डिमांड के मेथड ऑफ मेजरमेंट में हमने जो परसेंटेज मेथड स्टडी किया था, हमने उसमें क्या करा था, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, प्राइस में चेंज किया था जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा था, और उसके बेसिस पर हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले को ड्राइव किया था. लेकिन पॉइंट मेथड में हम प्राइस में चेंजेस के बेसिस पर क्वांटिटी डिमांडेड को फॉलो करते हुए फॉर्मूले को ड्राइव नहीं करते हैं, बल्कि एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिमांड को मेजर करते हैं. जैसे यहां आपको डायग्राम दे रखा है, ऑन द एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड, ऑन द वाई एक्सिस प्राइस. एम एन इज द डिमांड कर्व, दिस इज द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व जो एक्स एक्सिस को एन पॉइंट पर टच कर रहा है और वाई एक्सिस को एम पॉइंट पर टच कर रहा है. और हमें क्या करना होता है, हम पॉइंट मेथड के बेसिस पर इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं. यहां P को मिड पॉइंट दिखाया गया है, तो यहां हम 5 तरीके से डिमांड को एस्टिमेट करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एस्टिमेट करेंगे. एक तो N पॉइंट पर, एक M पॉइंट पर, एक P पॉइंट पर, M और P के बीच किसी भी पॉइंट पर, और P और N के बीच किसी भी पॉइंट पर. तो यहां जो P पॉइंट मिड पॉइंट है, उससे ऊपर का जो सेगमेंट है वो कहलाता है अपर सेगमेंट, और इससे नीचे का जो सेगमेंट है वो कहलाता है लोअर सेगमेंट. अब हम बात करते हैं कि इस मेथड की हेल्प से हम किसी पॉइंट पर इलास्टिसिटी को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं. इसके लिए एक फॉर्मूला है. फॉर्मूला क्या है, वो क्या कहता है मेथड? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी पॉइंट P on a straight line demand curve is measured by taking the ratio between lower segment and upper segment of that point. यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट जिस पर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना होता है, उसके स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पर उस पॉइंट के अपर लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट के रेशियो के बेसिस पर हम उस पॉइंट पर इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं. पॉइंट क्लियर हो गया? क्योंकि स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, वो दोनों एक्सिस को टच कर रही होगी, और हम जिस पॉइंट पर उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना चाहते हैं उसके लोअर सेगमेंट को डिटरमाइन करिए, उसके अपर सेगमेंट को डिटरमाइन करिए, लोअर सेगमेंट की वैल्यू को अपर सेगमेंट की वैल्यू से डिवाइड करिए, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू मिल जाएगी. इसका मतलब क्या फॉलो बना इसका? Elasticity at a point is equal to lower segment of the point on straight line demand curve upon upper segment of the point on same straight line demand curve. फॉर्मूला क्लियर हो गया? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ये शॉर्ट में फॉर्मूला हो गया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलास्टिसिटी को मेजर करने का. क्लियर? अब हम इस फॉर्मूले के बेसिस पर डिफरेंट पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं. किस तरीके से? इसके लिए हम एक चार्ट लेके चलते हैं. यहां पर ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है. एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पर प्राइस को रिप्रेजेंट किया है. हमने एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व को सिलेक्ट किया है. दिस इज द MN स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व जो एक्स एक्सिस को N पॉइंट पर टच कर रहा है और वाई एक्सिस को M पॉइंट पर टच कर रहा है. P क्या है? P इस MN स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व का मिड पॉइंट है. A, M और P के बीच में कोई पॉइंट है, B, P और N के बीच का कोई एक पॉइंट है.
तो अब हमें इन पांचों पॉइंट्स पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट पी की, जो इसका मिड पॉइंट है। अगर पॉइंट पी की बात करेंगे तो इस पॉइंट पी पर ईपी एट पी विल बी इक्वल टू लोअर सेगमेंट, इसका लोअर सेगमेंट है पीएन और अपर सेगमेंट है इसका पीएम, पीएन अपॉन पीएम, क्योंकि मिड पॉइंट है तो पीएन और पीएम दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो हम पीएन को पीएम के बराबर रख सकते हैं, पीएम अपॉन पीएम, पीएम से पीएम कैंसिल हो जाएगा, देन यू विल गेट द वैल्यू इक्वल टू 1, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी एट द पॉइंट पी विल बी इक्वल टू 1। और इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है? दिस इज यूनिटरी प्राइस इलास्टिक डिमांड। नाउ कम टू द पॉइंट एन, जो एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है। तो इस एन पॉइंट के रेफरेंस में, सॉरी पॉइंट ए की बात कर रहे हैं यहां पर हम, एट पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट ए। इस पॉइंट ए के रेफरेंस में लोअर सेगमेंट ए एन, अपर सेगमेंट ए एम, तो ईपी एट ए इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए एम। अच्छा अब देखते हैं ए एन की वैल्यू ए एम से क्या है? ज्यादा है, ए एन इज मोर देन ए एम, इसका मतलब इनका जो रेशियो होगा वो एक से ज्यादा होगा। और ये कौन सा केस हो गया? दिस इज रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक डिमांड। क्लियर? नाउ टॉक अबाउट द पॉइंट एम। इस पॉइंट एम की बात करते हैं। इस पॉइंट एम के करस्पॉन्डिंग लोअर सेगमेंट विल बी एम एन and upper segment will be equal to 0. It means EP at the point M is equal to Mn upon 0. Something upon 0 is equal to infinite. इसका मतलब इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी कैसी होगी? परफेक्टली प्राइस इलास्टिक होगी। Now come to the point B. B के करस्पॉन्डिंग लोअर सेगमेंट Bn, अपर सेगमेंट Bm, EP at B is equal to Bn upon Bm। और Bn की जो वैल्यू है वो Bn से क्या है? कम है, तो Bn upon Bm का रेशियो क्या होगा? 1 से कम होगा। और जब वैल्यू 1 से कम होती है तो उस केस में उसे हम रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड का नाम देते हैं। पॉइंट इज क्लियर? तो एक बी पॉइंट पे क्या होगी? रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड होगी। अब बात करते हैं पॉइंट एन की। पॉइंट एन पर लोअर सेगमेंट क्या है इसका? 0, और अपर सेगमेंट कितना है? mn। तो ईपी एट एन विल बी इक्वल टू 0 अपॉन mn एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। और जब कोई वैल्यू 0 होती है तो हम उसे बोलते हैं परफेक्टली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड। Clear? It means this is the clear from the diagram that at different points we are having different price elasticities of demand. P point पर equal to 1, A point पर more than 1, M point पर equal to infinity, B point पर less than 1 and N point पर equal to 0. Okay? So in this way we can measure price elasticity of demand at a particular point with the help of this particular method. Okay? Thank you.